जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 4 लेक्चर में 57 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। चैप्टर 9 के क्वेश्चन पास्ट पेपर के कुछ हमारी डिस्कशन रहती थी, क्वेश्चन करेंगे। फिर नया कंसेप्ट है आज जी। आवाज़ कम आ रही, आज मेरा गला खराब है। चैप्टर 9 डिस्कस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और चैप्टर 10 में से डायरेक्टर्स रिपोर्ट। कल जो हमने डिस्कशन की थी केस स्टडीज़ की, वो कुछ समझ आई आपको चैप्टर 9 के? आज मजीद केस स्टडीज़ को आगे लेके चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा 12 चैप्टर 9 का है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है। अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017, कंपनीज एक्ट को अंडरलाइन करें, इससे क्या पता चला? कंपनी लॉ का क्वेश्चन है। ब्रीफली एक्सप्लेन द पॉसिबल रीजंस फॉर होल्डिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ ओटीएल इन द नेम ऑफ रहीम एंड समी। कह रहे रीजन बताइए कि कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट ओटीएल यानी कंपनी का नाम होगा, अपनी इन्वेस्टमेंट रहीम और समी के नाम पे क्यों ट्रांसफर की है। जरा देखते हैं क्यों ट्रांसफर की है। क्या एक कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम भी होना रिक्वायर्ड नहीं है? क्या रिक्वायर्ड तो है। बेसिक रिक्वायरमेंट ये है, क्या कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट किसी दूसरे के नाम पे होल्ड कर सकती है? किसी दूसरे के नाम है इन्वेस्टमेंट कंपनी की, लेकिन किसी दूसरे के नाम पे हो। 3 एक्सेप्शन हमने पढ़ी थी, कौन कौन से थे? मिनिमम नंबर को पूरा करने के लिए किसी मेंबर को ट्रांसफर कर दिए जाए, या नॉमिनी डायरेक्टर है उसको अपॉइंट करने के लिए क्वालिफिकेशन शेयर ट्रांसफर कर दिए, या सीडीसी सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी, ताकि सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी को भी आप अपने शेयर उधर रजिस्टर करवा सकते हैं उसके नाम पे। क्यों? ताकि सेल परचेज में आसानी हो। जरा देखते हैं इसमें कौन सी सिचुएशन बनती है। नसीर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ओलिवर ट्रेवल्स लिमिटेड OTL, while reviewing details of investment made by OTL, has shown his concern on the following shares that are not held in the name of OTL. उसने कुछ कंसर्न शो करवाया कि भैया ये शेयर्स है, ये OTL के नाम पे क्यों नहीं है? हैं OTL के शेयर्स, अजीब बात है, OTL के शेयर लेकिन OTL के नहीं, किसी और के नाम पे है। पहला, 500 shares in Park Travels Private Limited (PTPL) are held in the name of Rahim, who is an employee of OTL. PTPL is a wholly owned subsidiary of OTL. wholly owned subsidiary कौन सी होती है? जिसके 100% शेयर एक ही कंपनी के पास। इसके 100% शेयर किसके पास है? OTL के पास। लेकिन अगर OTL किसी कंपनी के 100% शेयर रखती है तो इसका मतलब है उस कंपनी के कितने मेंबर होंगे? एक ही, क्योंकि सारे शेयर एक ही पर्सन के पास हैं। तो इसमें अगर तो सिंगल मेंबर कंपनी है जिसके शेयर्स लिए हैं तो चले फिर तो ठीक है बात, लेकिन अगर अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी है तो आपको पता है कम से कम 2 मेंबर होना जरूरी है प्राइवेट में, और पब्लिक हो तो अनलिस्टेड में 3, लिस्टेड में 7। तो इस मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर की रिक्वायरमेंट की वायलेशन हो जाती है। तो यहाँ पे उसने कंपनी ने क्या किया, 500 शेयर ट्रांसफर किए किसके नाम पे? अपने एम्प्लॉय के नाम पे। क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन शर्त क्या, किस वजह से कर रही होगी ट्रांसफर? ताकि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। क्या मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए इजाजत है शेयर कंपनी के किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी किसी और के नाम पे? बिल्कुल है। आगे चलते हैं। पार्ट 1 क्लियर जी? पार्ट 2, 5,000 shares of Tours and Tour Private Limited (TTPL) are held in the name of Sami, who is a non-executive director in TTPL by virtue of OTL's nomination. ठीक है, उसे कंपनी ने नॉमिनेट किया कि तुम जाके उधर डायरेक्टर बन जाओ। क्या किया है? कंपनी ने नॉमिनेट किया, किस लिए? दूसरी कंपनी में डायरेक्टर बन जाओ। क्यों कंपनी खुद क्यों नहीं डायरेक्टर बन गई? उसने समी को क्यों भेजा? डायरेक्टर बनने के लिए नेचुरल पर्सन होना जरूरी है। समी नेचुरल पर्सन है, कंपनी OTL नेचुरल पर्सन नहीं है, इस वजह से। तो क्या किसी को OTL owns 30% वोटिंग शेयर्स इन
TTPL। अच्छा, अब ये OTL और TTPL एसोसिएटेड कंपनीज बन गई, लेकिन यहाँ पे सवाल एसोसिएटेड कंपनी का नहीं है। यहाँ पे सवाल क्या है कि शेयर किसी दूसरे के नाम पे कंपनी रख सकती है कि नहीं। तो उस एसोसिएटेड कंपनी में डायरेक्टर नॉमिनेट किया समी को, क्या शेयर समी के नाम पे ट्रांसफर कर सकती है कंपनी? यस, लेकिन शर्त क्या है कि क्वालिफिकेशन जो डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए क्वालिफिकेशन शेयर ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है एज पर आर्टिकल्स ऑफ कंपनी, सिर्फ उतने ही शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। यानी जितने शेयर ज़रूरी हैं उसको नॉमिनी डायरेक्टर बनाने के लिए सिर्फ उतने शेयर्स ही आप कंपनी ट्रांसफ़र कर सकती है नॉमिनी को, उससे ज़्यादा नहीं। क्वालिफिकेशन शेयर्स पता है ना, कम से कम शेयर जो आपके पास होना ज़रूरी है ताकि आप डायरेक्टर का इलेक्शन लड़ सकें। डायरेक्टर्स बनने के लिए एलिजिबल हो, एलिजिबल होने के लिए क्या ज़रूरी है? क्वालिफिकेशन शेयर्स। तो इसमें भी क्या कंपनी अपने शेयर समी के नाम पे ट्रांसफ़र कर सकती है? जैसे क्योंकि उसको डायरेक्टर नॉमिनेट करने हैं, तो क्वालिफिकेशन शेयर अगर 5000 शेयर क्वालिफिकेशन शेयर 5000 है तो फिर ठीक है। अगर क्वालिफिकेशन शेयर 3000 है फिर प्रॉब्लम होगी कि आपने क्वालिफिकेशन शेयर से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा शेयर ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसमें चूंकि नहीं बताया क्वालिफिकेशन शेयर्स कितने, हम इफ़ करके आंसर करेंगे कि अगर 5000 तक क्वालिफिकेशन शेयर है तो फिर ये अलाउड है। यहाँ तक क्लियर है जी? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कल ये हमने कर लिया था कल के नहीं, ये कल कर लिया था। ये फ्राज वाला भी हो गया था, ये फ्राज वाला भी हाँ हो गया था मेरा सारा, ठीक है। 15 रिक्वायरमेंट पहले, अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट ब्रीफली डिस्क्राइब द एक्सेप्शन टू द अबव रूल इफ एनी। एक्सेप्शन कह रहा है, मुझे रूल की बताएं। अब ज़ाहिर है रूल पढ़ेंगे फिर पता चलेगा कौन सा रूल और क्या एक्सेप्शन है। कह रहा है डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी शैल नॉट टेक एनी पार्ट इन द डिस्कशन ऑफ आर वोट ऑन एनी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट्स एंटर्ड इनटू आर टू बी एंटर्ड इनटू बाय आर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी if he is in any way whether directly or indirectly concerned or interested in such contract or arrangement। ये है प्योर लीगल लैंग्वेज जो कि हमारे लिए लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप ओरिजिनल कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे ना तो आपको वो इसी लैंग्वेज में मिलेगा। देखिए पूरा पढ़ लिया आपने, को समझ तो नहीं आई होगी, क्या आई है समझ? कितने स्टूडेंट को समझ आ गई है? चलिए अच्छी बात है। क्या कह रहा है, किस कौन से वाला रूल है? रूल कौन सा बता रहा है? रूल कौन से वाला है? हाँ जी, कि अगर कोई डायरेक्टर किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड है तो वो उसके कोरम में काउंट नहीं होगा, डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वोट नहीं करेगा। अगर वोट करेगा वो वॉइड समझा जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं ये तो रूल है, इसकी एक्सेप्शंस बताएं। क्या इस रूल की कोई एक्सेप्शंस हैं? दो एक्सेप्शंस हैं, कौन कौन से? प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट होल्डिंग और सब्सिडी ऑफ पब्लिक। ये नॉट होल्डिंग और सब्सिडी ऑफ पब्लिक कंपनी लिखा हुआ है। कौन, कितने स्टूडेंट कंफर्म है कि लिखा हुआ है? और दूसरी एक्सेप्शन कौन सी है? दूसरी एक्सेप्शन कौन सी है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की भी एक शर्त है, वो क्या है? अप्रूव्ड हो। शाबाश, किससे अप्रूव्ड हो? किसी या गर्म पानी का गिलास भिजवा दे जरा, किसी से मैसेज। तो ये क्लियर हो गया दोनों एक्सेप्शंस। नेक्स्ट जमील, ये वाला क्वेश्चन किया हुआ हमने? नहीं किया हुआ। जमील इज अ डायरेक्टर ऑफ FG लिमिटेड। He is indirectly interested in a contract for purchase of machinery by FG लिमिटेड। इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड का मतलब क्या है? कि उसका इंटरेस्ट नहीं है, स्पाउस या क्लोज रिलेटिव का इंटरेस्ट। द कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी एग्जीक्यूटेड इन ड्यू कोर्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अभी एग्जीक्यूट होना है।
In view of provision of Company Act 2017, you are required to discuss the manner and the period within which Jamil can disclose his interest and the validity of such disclosure. 3 चीजें पूछ रहा है. मैनर, डिस्क्लोजर कैसे देना है. अब ये तो आपको पता चल गया, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड है तो उसने उसको अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना है. अब वो इंटरेस्ट कैसे डिस्क्लोज करना है, कह रहा है मैनर बताओ, पीरियड बताओ, कब तक डिस्क्लोज करना है, एंड वैलिडिटी ऑफ सच, ये वैलिड कब तक होगा. मैनर बताइए, मैनर कैसे करना है. क्या रिटर्न फॉर्म में या वर्बल. ठीक है, रिटर्न फॉर्म में नोटिफाई करेगा. जनरल डिस्क्लोजर भी दे सकता है, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर भी दे सकता है. स्पेसिफिक डिस्क्लोजर का मतलब वो ट्रांजैक्शन का रेफरेंस दे के बोलेगा कि मैं इस ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड हूँ परचेज ऑफ मशीनरी में. जनरल डिस्क्लोजर का मतलब है कि वो उस कंपनी का नाम बता के बोलेगा कि इस कंपनी के साथ आइंदा जो भी ट्रांजैक्शन हो मुझे उसमें इंटरेस्टेड समझा जाए क्योंकि इस कंपनी में मेरा इंटरेस्ट है. फिर अगर आप जनरल डिस्क्लोजर दे देते हैं, नोटिस दे देते हैं, तो फिर हर ट्रांजैक्शन अलग अलग डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं. मैनर समझ आ गया, रिटर्न होगा और जनरल भी दे सकते हैं, स्पेसिफिक भी. ये मैनर हो गया. दूसरा क्या, पीरियड, कब डिस्क्लोज कर सकते हैं. डिस्क्लोजर की बात कर रहा है, एक्सपायरी की बात नहीं कर रहा. पहले इसको समझे. कब कब, हाँ जी, इंटरेस्ट क्रिएट होने के बाद, फर्स्ट मीटिंग जिसमें वो मैटर कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस होगा उसमें डिस्क्लोज करना है. लेकिन अगर इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है फर्स्ट टाइम कंसीडरेशन के बाद, तो फिर इंटरेस्ट के बाद जो वेरी नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें डिस्क्लोज करेंगे. ठीक है, यानी अगर किसी डायरेक्टर का कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट है, इंटरेस्टेड है वो, तो डिस्क्लोजर कब देना है, जब पहली दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर होगा, डिस्कस होगा पहली दफ़ा. लेकिन अगर पहली दफ़ा डिस्कस हुआ था तब इंटरेस्ट नहीं था, बाद में इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, तो अब इंटरेस्ट क्रिएट होने के बाद जो वेरी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी उसमें इसको डिस्क्लोज करना होगा. ये हो गया हमारा पीरियड. और लास्ट कौन सा है, वैलिडिटी. वैलिडिटी क्या होगी, एट द एंड ऑफ डेट ऑफ डिस्क्लोजर से लेके एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. लास्ट मंथ में आपको फ्रेश नोटिस इशू करना पड़ेगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए. वैलिडिटी पीरियड क्या है मेरे भाई, अरे भाई, जनरल नोटिस का वैलिडिटी पीरियड क्या है. जनरल नोटिस का वैलिडिटी पीरियड क्या है, हाँ, टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, और लास्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में फ्रेश नोटिस इशू करना होता है नेक्स्ट पीरियड के लिए. डन जी. इसमें 16 में कोई प्रॉब्लम, हाँ, क्या इसमें वो वाली बात डिस्कस करनी चाहिए अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, हाँ बिल्कुल वो कर सकते हैं. एक मिनट हारे, मैनर, पीरियड, ऐसा पूछा नहीं हुआ वैसे कि अप्रूवल रिक्वायरमेंट बताओ. पीरियड से मुराद तो ये, हाँ, पीरियड विद इन विच, हाँ ये कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं. पीरियड विद इन विच. 19 Ironside Limited, IL owns 51% voting share in Snowstorm Limited and 52% voting shares in Flipper Private Limited. यानी IL हम होल्डिंग कंपनी है, 51% शेयर उसके SSL के पास है, 52% FPL के पास है. अब मसला ये IL और SSL ये तो होल्डिंग सब्सिडी हो गई. ठीक है, कौन कौन सी कंपनीज, IL और होल्डिंग सब्सिडी भी है, एसोसिएटेड भी है, रिलेटेड पार्टी भी है. तीनों पर भी लग जाएंगे. अगर किसी कंसेप्ट में तीनों चीज़ें रेलिवेंट होगी तो तीनों डिस्कस करनी है आपने. हाँ, क्वेश्चन की नेचर को समझते हुए एनालाइज, अगर आपको लगे कि किसी एक साइड की इंफॉर्मेशन ज़्यादा दे रहा है
तो उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, बाकियों को सरसरी जिक्र कर दे, लेकिन करना जरूर है, ठीक, अगर वो रेलिवेंट है कंसेप्ट एसोसिएटेड कंपनी के लिए भी या रिलेटेड पार्टी। अच्छा, आईएल और एफपीएल, इसमें क्या रिलेशनशिप है? ये भी होल्डिंग सब्सिडरी है, होल्डिंग सब्सिडरी है तो एसोसिएटेड भी है, रिलेटेड पार्टी भी, रिलेटेड भी है। सवाल ये नहीं आईएल और एफपीएल का क्या है, आईएल और एसएसएल में ट्रांजैक्शन क्या है, सवाल क्या है, एसएसएल और एफपीएल यानी एक ही कंपनी है, उसकी दो सब्सिडरी है, उन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। क्या एक कंपनी की दो सब्सिडरी हो, उनकी दोनों सब्सिडरीज की आपस में कोई ट्रांजैक्शन ना हो, क्या कोई रिलेशनशिप बनता है? कौन सा? एसोसिएटेड कंपनी, किस वजह से? बोथ आर अंडर कॉमन मैनेजमेंट एंड एसोसिएटेड कंपनी का एसोसिएटेड आ गया तो मतलब रिलेटेड पार्टी भी आ गया। अब हमने देखना है कि क्वेश्चन को किस तरफ लेके जा रहा है। अगर तो उसने अप्रूवल की तरफ लेके गया, उसने बोला मुझे कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस बताओ क्या होगा, तो फिर इसका अंदर रिलेटेड पार्टी अप्रूवल की तरफ जा रहा है। यहां पे क्या कह रहा है? अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट स्टेट द टाइप ऑफ रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट बिटवीन एसएसएल एफपीएल। क्या रिलेशनशिप है? एसोसिएटेड, किस वजह से है? बोथ आर अंडर कॉमन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, दोनों की एक ही होल्डिंग है। डिस्क्राइब द कंडीशन विच एसएसएल मस्ट फुलफिल बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट इन एफपीएल। अब बताइए कंसेप्ट किसकी तरफ लेके जा रहा है? एसोसिएटेड कंपनी वाला कंसेप्ट की तरफ लेके जा रहा है या के रिलेटेड पार्टी के कंसेप्ट की तरफ? क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी का कंसेप्ट है ना। क्या लिखेंगे? क्या सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन वाली बात लिखेंगे या लोन वाली बात भी लिखेंगे? लोन वाली बात क्यों लिखेंगे ये साबित करें, सबसे अहम चीज इसमें ये है। लोन वाली बात क्यों लिखेंगे? क्योंकि उसने जो वर्ड यूज किया है वो इन्वेस्टमेंट है। अगर यहाँ पे कहता ना इक्विटी शेयर है, तो हम फिर वो इफ बारोइंग है, लोन है, तो वो वाली कंडीशन ना लिखते। क्यों ना लिखते? अगर क्वेश्चन में उसने क्लियरली मेंशन कर दिया होता कि ये शेयर्स हैं, तो फिर हम सिर्फ रियलाइजेशन वाली बात लिखते, लोन वाली बात क्यों ना करते? क्योंकि उसने क्वेश्चन में खुद बता दिया शेयर है। यहाँ पे उसने वर्ड यूज किया है जेनेरिक इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में आपको पता है चारों चीजें शामिल हो जाती हैं, इक्विटी भी, लोन भी, एडवांस भी, गारंटी भी। तो इन्वेस्टमेंट है तो क्या चांस है कि ये लोन में इन्वेस्टमेंट हो? तो हम इफ करके आंसर करेंगे कि इफ इन्वेस्टमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ लोन, तो मजीद भी कुछ कंडीशंस होंगी। वो याद है, रिटर्न होगा, बोरोइंग कॉस्ट का रेट, क्लियर हुई बात? कोई प्रॉब्लम इस सवाल में? अटेम्प्ट कर लेंगे इसको। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं आपको कि किस तरीके से पूछ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन समझ हो गए। चैप्टर 10 के भी पहले मैंने प्लान किया था, लेकिन अब हालत आज मेरी ऐसी नहीं है चैप्टर 10 वाली। क्वेश्चन को कर दिया क्लोज। कल हमने क्या टॉपिक पढ़ा था? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। असाइनमेंट किए? कितने स्टूडेंट ने असाइनमेंट किया है? अच्छा, वो चीट शीट तो पढ़ी होगी। चीट शीट समझ आ गया आपको? उसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले। नहीं समझ आई? अच्छा, क्वेश्चन नहीं है ये कहना चाह रहे? ओके ओके। तो मुझे बताइए, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है भला? ईयर एंड मैच करना। जनरल रूल क्या है कि होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर की जिम्मेदारी है कि सब्सिडीज का फाइनेंशियल ईयर, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब्सिडरी और होल्डिंग का फाइनेंशियल ईयर एंड सेम हो।
लेकिन वो कहता है कि सम टाइम डिफरेंट भी हो सकता है अगर कोई वैलिड रीजन हो, डिफरेंट भी हो सकता है। अगर डिफरेंट है ईयर एंड तो फिर दो पॉसिबिलिटीज होंगी। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, थोड़ा ऊंची बोलिएगा। हाँ, कि ईयर एंड का डिफरेंस 90 डेज से कम है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ईयर एंड का डिफरेंस 90 डेज से ज्यादा है। तो अब अगर 90 डेज से कम है तो क्या करना है, मैच करें, सिंक्रोनाइज करें। इसमें कमीशन कहता है मैं आपको फैसिलिटेट करूंगा। मैं ना सिर्फ ये कि फाइनेंशियल ईयर चेंज करने की इजाजत दे दूंगा, बल्कि जो एजीएम कंडक्ट करवाने वाली डेट है, चूंकि फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा तो एजीएम की डेट्स भी डिस्टर्ब हो जाएंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने की डेट्स भी डिस्टर्ब हो जाएंगी, तो मैं उसमें भी आपको रिलैक्सेशन दे दूंगा। सबकी, हाँ जी, सब, हर सब्सिडी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट। बल्कि आई कैप ने एक बड़ा कॉम्प्लेक्स केस स्टडी टेस्ट की हुई है जिसमें एक कंपनी के 2-3 सब्सिडीज थी और इन सब्सिडीज की आगे फर्दर शेयर होल्डिंग थी। तो उसमें यह डिसाइड करना था कि कंपनी की सब्सिडी कौन कौन सी है। तो अगर कोई डायरेक्ट सब्सिडी है वो भी कंसोलिडेशन में आएगी, इनडायरेक्ट सब्सिडी भी आएगी। लेकिन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी किसने भला, होल्डिंग कंपनी, ठीक है जी। और अगर फाइनेंशियल ईयर में 90 डेज का फर्क है तो फिर क्या करना है, इंटरिम क्लोजिंग किस कंपनी ने करने हैं, सब्सिडरी ने करने हैं, ठीक है। लेकिन वो इक्विवेलेंट फाइनेंशियल ईयर करने के बाद, ये मेन कंसेप्ट था हमारा। हाँ, इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट होता है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। वो कंसेप्ट क्या था भला, कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हुए उसमें क्या कुछ डिस्क्लोजर्स होंगे, नॉर्मल कंपनी में डिस्क्लोजर होते हैं, अकाउंटिंग में पढ़ते हैं ना आप, नॉर्मल कंपनी में डिस्क्लोजर्स होते हैं, तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के भी डिस्क्लोजर होंगे। अब सवाल मेरा आपसे एक ही है, जो कल कंसेप्ट डिस्कस नहीं हुआ था, आज डिस्कस करते हैं कि होल्डिंग कंपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, अपने डिस्क्लोजर उसमें आएंगे, सब्सिडरी कंपनी के डिस्क्लोजर्स आएंगे। सवाल ये है कि सब्सिडरी कंपनी के सारे डिस्क्लोजर्स आएंगे या वो वाली चीजें जिनमें कोई प्रॉब्लम है जो इंपॉर्टेंट है, वो वाली चीजें जो इंपॉर्टेंट है होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए, सिर्फ वो चीजें डिस्क्लोजर में ऐड करनी चाहिए या सारी ही करनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर आप देखें ना तो उसने क्या बताया हुआ है, जज़ाकल्लाह, ठीक है, कि फिफ्थ पॉइंट में कह रहा है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर तो आएंगे ही आएंगे, जो आईएफआरएस कहते हैं, जो लॉ कमीशन कहता है, कहता है डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन। मटेरियल का मतलब है इंपोर्टेंट, मटेरियल लिख ले, इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन, मेजर इंफॉर्मेशन। कह रहा है अगर कोई भी क्वालिफिकेशन है या एक्सप्लेनेशन है या कोई भी डिस्क्लोजर है, डिस्क्लोजर को कह रहा है क्वालिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन, अगर कोई भी क्वालिफिकेशन है, एक्सप्लेनेशन है ऑडिटर में जो कि मटेरियल है होल्डिंग कंपनी के मेंबर्स के लिए, और वो होल्डिंग कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज नहीं की गई, तो उसे क्या करना है, कंसोलिडेट। यानी मेन कंसेप्ट क्या सिखा रहा है वो समझ लें कि अगर सब्सिडरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या सब्सिडरी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, एक्सप्लेनेशन है, क्वालिफिकेशन है जो कि होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए अहम है, लेकिन वो होल्डिंग कंपनी की इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं है, तो वो बात पहुंचानी चाहिए कि नहीं पहुंचानी चाहिए होल्डिंग के शेयर होल्डर? कैसे पहुंचाएंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
फिर से सुन लें, सब्सिडरी की कोई इंफॉर्मेशन होल्डिंग के शेयर होल्डर के रेलिवेंट है और अगर ऑलरेडी वो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड नहीं की गई तो आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो डिस्क्लोजर इंक्लूड करना है। समझ आई बात? क्या सब्सिडरी कंपनी की कोई भी इंफॉर्मेशन जो होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए अहम है, मटेरियल का मतलब अहम है, और वो होल्डिंग की इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसका जिक्र नहीं है, तो चूंकि अहम इंफॉर्मेशन तो बताना जरूरी है और इंडिविजुअल में नहीं बताई तो फिर कहाँ बताएं? कंसोलिडेट। पढ़ के देखें, समझ आती है आपको? ये हमारा लर्निंग ऑब्जेक्ट कंप्लीट, बस ये कंसेप्ट कल रह गया था। ठीक है, मैं 1 मिनट है, जरा 2 मिनट रेस्ट कर लूँ मैं, पास कीजिएगा। आप रीडिंग करें जी, मेरा रीडिंग कर ली होगी आपने। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ ले। इसमें कहीं पे वो कह रहा है कि डिस्क्लोजर के लिए अगर कोई कमीशन ने प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट इशू किया है तो उस फॉर्मेट को आपने यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलें, आज का जो फ्रेश कंसेप्ट है। जी जी, देखिए फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है ना अगर, तो फाइनेंशियल ईयर मैच होना चाहिए, ये जिम्मेदारी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर्स की है। लेकिन इसके लिए होल्डिंग कंपनी का ईयर एंड भी चेंज कर सकते हैं, सब्सिडरी का भी ईयर एंड चेंज कर सकते हैं। कमीशन के पास एप्लीकेशन ले जाने के लिए होल्डिंग कंपनी भी जा सकती है और सब्सिडरी भी जा सकती है। होल्डिंग भी कर सकती है, देखिए अमूमी तौर पे सब्सिडरी करती है। यहाँ पे उसने क्या लिखा, दोनों जा सकती हैं, ये लिखा हुआ ना उसने। हाँ जाहिर है क्वेश्चन आएगा तो वो जाहिर है या तो सब्सिडी का केस देगा या होल्डिंग का देगा, लेकिन दोनों ही जा सकती हैं। लॉ ने दोनों को इजाजत दी है। अमूमी तौर पे क्या होता है भला, अमूमी तौर पे क्या है, सब्सिडरी कंपनी को होल्डिंग की बात मानना पड़ती है। ठीक है, आप कहते हैं वालदैन से सैर के लिए जाना है, वालदैन कहते हैं नहीं जाना। ठीक है, तो मैच होनी चाहिए ना दोनों बातें। या वाले साहब कहे नहीं जाना, वालदा कहे चले जाओ, तो फिर जाहिर है फाइनेंस तो वाले साहब ने करना है, उनकी बात मान। तो यहाँ पे जो चले एग्जाम्पल को मारे गोली। ठीक है, बात समझ आ गई? होल्डिंग और सब्सिडरी का फाइनेंशियल चेंज हो तो डायरेक्टर की जिम्मेदारी है सेम रखना है। अगर लेकिन कब, 90 डे से कम। अब इसके लिए होल्डिंग भी जा सकती है, अप्लाई कर सकते कमीशन को ईयर एंड चेंज करे, और सब्सिडरी भी। तो क्या कमीशन सिर्फ ईयर एंड चेंज करेगा कि उसमें जो दूसरी रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स है उनमें भी फैसिलिटेशन देगा? फाइनेंशियल ईयर चेंज हो तो दूसरी कौन सी रिक्वायरमेंट है जो इफेक्ट हो सकती हैं? फाइनेंशियल ईयर की, एजीएम की। ठीक है, नहीं ये नहीं लिखा हुआ कि जो होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर होगा वही सब्सिडरी कंपनी का, नहीं वो है कंसोलिडेटेड का वो ऑडिट करेगा, वही सब्सिडरी का करेगा कि वो कंसोलिडेटेड का करेगा? 1 मिनट है, किधर लिखा हुआ? ऑडिट ऑफ होल्डिंग कंपनी मस्ट आल्सो ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन द कंसोलिडेटेड फाइनेंस, ऑडिटर मस्ट, भैया ये लिखा हुआ कंसोलिडेटेड करेगा ना, मैं भी कहूँ कैसे? नहीं ऑडिटर इंडिपेंडेंट ही होता है। जो होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर होगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट भी वही। देखिए अमूमी तौर पर मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बता देता हूँ। जब ट्रेनिंग में थे तो एक लिस्टेड कंपनी थी हमारे, वो सब्सिडरी कंपनी थी एक दूसरी कंपनी की। जो होल्डिंग कंपनी थी उसकी 10 सब्सिडरीज थी। 9 के केसेस में होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर और जो सब्सिडरी कंपनी के ऑडिटर वो सेम था। 10वें के केस में हम ऑडिटर थे जो कि बाकी की सब्सिडरी के ऑडिटर नहीं थे, होल्डिंग के भी ऑडिटर नहीं थे। तो ऐसा पॉसिबल है। अभी सूरत में अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, उनका ऑडिटर कोई भी हो जाए, लेकिन जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी उनका ऑडिटर कौन होगा? होल्डिंग। इसकी प्रैक्टिकल रीजन है, प्रैक्टिकल रीजन सुने, ये क्या है
कि अमूमी तौर पे होल्डिंग कंपनी सबसे बड़ी होती है सब्सिडीज में से। तो जब आप होल्डिंग कंपनी का ऑडिट कंसोलिडेटेड को ऑडिट करेगा तो वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ज्यादातर हिस्सा ऑलरेडी ऑडिट कर चुका होगा इंडिविजुअल में, तो उसको निस्बतन कम काम करना पड़ेगा बजाय इसके अगर आप नया बंदा लेके आए। ठीक है, एक होल्डिंग कंपनी ए है, उसकी सब्सिडरी बी है। अब जब कंसोलिडेशन होगी ए और बी की, तो चूंकि ए बड़ी कंपनी होती है, ए का ऑडिटर ही जो होल्डिंग का है वो कंसोलिडेटेड का ऑडिट करेगा, तो उसे निस्बतन कम काम करना पड़ेगा क्योंकि ज्यादातर तो उसने ऑलरेडी किया हुआ है। तो ए और बी का ऑडिटर अलग अलग हो सकता है, इसमें कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट क्या है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट कौन करेगा? वो कौन करेगा? पूरी कंपनी का। चलिए आज के कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। जो आज का कंसेप्ट है वो है डायरेक्टर्स रिपोर्ट। अच्छा, डायरेक्टर रिपोर्ट की पहले लॉजिक सुन ले। क्या है? थोड़ा सा गर्म पानी का गिलास। आजकल एक कंसेप्ट है, कंपनी की परफॉर्मेंस वैल्यूएट करनी है, कंपनीज की। अच्छा चले मैं आपको छोटा सा सवाल पूछता हूँ। फर्ज करें आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद कहीं पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसकी टर्म एंड कंडीशन डिसाइड होती हैं। उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन फाइनेंशियल होती हैं, सैलरी कितनी होगी, बोनस वगैरह कितना मिला करेगा, इंक्रीमेंट वगैरह की, और कुछ नॉन फाइनेंशियल होती हैं कि आप किस प्लेस पे काम करेंगे, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, टाइमिंग क्या होगी वगैरह, दूसरी चीज़ें, नेचर ऑफ वर्क क्या होगा। तो क्या आप सिर्फ फाइनेंशियल चीज़ों को कंसीडर करेंगे या फाइनेंशियल के साथ नॉन फाइनेंशियल चीज़ों को भी? दोनों को कर, पक्की बात है। ठीक है, इसी तरह फर्ज करें आप घर में बड़े हैं, फर्ज करें आपके घर वाले ये कहते हैं कि आपके छोटे भाई बहन के लिए कोई प्रपोजल रिश्ता है, उसको वैल्यूएट करना है। क्या आप दूसरी पार्टी में सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स को देखेंगे कि फाइनेंशियल के साथ नॉन फाइनेंशियल को भी? कंप्लीट ऐसे तभी होता। अब कंपनी, प्रोफेशनल एग्जांपल की तरफ आए। आप एक कंपनी की परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करना है आपने कि इस कंपनी ने पूरे साल में कैसी परफॉर्मेंस दी। भाई इन्वेस्टमेंट करने से पहले मुझे उसको वैल्यूएट करना है। सवाल यह है कि मैं सिर्फ फाइनेंशियल इश्यूज को इवैल्यूएट करूं, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करूं, या कि उस कंपनी की नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी वैल्यूएट करूं। और इंटरेस्टिंगली याद रखें, एक कंपनी के ना बहुत से स्टेक होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में फर्क पता है आपको? एक कंपनी के बहुत से स्टेक होल्डर, सबसे अहम नो डाउट शेयर होल्डर ही होता है, लेकिन शेयर होल्डर्स के अलावा दूसरे स्टेक होल्डर्स भी होते हैं। तो क्या उस कंपनी की परफॉर्मेंस को, उस कंपनी को जो फैसले करने चाहिए, सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स को सामने रखे करने चाहिए कि अदर स्टेक होल्डर्स भी? स्टेक होल्डर्स भी। जो मॉडर्न कंपनीज, आजकल के दौर में कंपनीज की वैल्यूएशन की जाती है, याद रखिएगा ये अहम कंसेप्ट है, आगे आपको सीखा भी काम देगा। वो सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स में परफॉर्मेंस को वैल्यूएट नहीं किया जाता, नॉन फाइनेंशियल मैटर। जैसे हो सकता है एक कंपनी को लॉस हुआ हो इस साल, ठीक है, मे बी ऐसा हुआ हो, लॉस हुआ उसको। अगर हम सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स को सामने रखें तो हम कहेंगे इस कंपनी को बंद कर देना चाहिए। लेकिन मे बी वो लॉस इस वजह से हुआ हो कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज की सैलरी ज्यादा बढ़ाई है, उन्होंने कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया था अचानक इस साल मुल्क में, उन्होंने वो जो अफेक्टेड पीपल थे उनको सपोर्ट करने के लिए कोई डोनेशन वगैरह दी है। ठीक है, और हो सकता है उन्होंने कम्युनिटी को सर्व करने के लिए कोई अच्छे स्कूल, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करवाया ताकि एम्प्लॉयज जो हैं वो, उनके बच्चे जो, उनको मेडिकल और एजुकेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड हो सके। ठीक है, या फर्ज कीजिए एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल है, नॉट। अब आपको पता चला है तो लॉस में, लेकिन ड्यूरिंग ईयर उसने 10,000 पेशेंट्स को ट्रीट किया है और वो ठीक हुए। क्या हॉस्पिटल को बंद हो जाना चाहिए? फाइनेंशियल, सिर्फ फाइनेंशियल की बेसिस पे एनालिसिस करें ना तो जहन में आता है हॉस्पिटल को बंद हो जाना चाहिए। लेकिन क्या हमें किसी भी बिजनेस की, कंपनी की परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करने के लिए सिर्फ फाइनेंशियल को कंसीडर करना चाहिए कि नॉन फाइनेंशियल मैटर्स को भी?
ये है डायरेक्टर रिपोर्ट का कंसेप्ट। कंपनीज ये कहती हैं, जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि सर हमें जो काउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं IFRS, हमें जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये कहती हैं कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है, उसमें हमारा इनकम एक्सपेंस आते हैं, एसेट्स लायबिलिटीज आते हैं। लेकिन डायरेक्टर कहते हैं अगर सर आपने हमारी ट्रू परफॉर्मेंस देखनी है ना, अगर हमारी कंप्लीट परफॉर्मेंस देखनी है तो फोकस सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ना कीजिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ हमारे दूसरी भी चीजें, हमने ड्यूरिंग द ईयर कुछ दूसरी एक्टिविटीज भी की हैं, वो भी हमारी ट्रू परफॉर्मेंस में कंसीडर करनी चाहिए। तो मुझे बताइए कि क्या डायरेक्टर की इस पूरे साल की सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सारे शेयर होल्डर्स को पता चलनी चाहिए कि नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी? नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चाहिए। तो लेकिन अगर आप देखें ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप काउंटिंग में आप बनाते हैं, सीखते हैं, उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन पता है क्या है? एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कैप्चर करती हैं। आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कंपनी की सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कैप्चर करती हैं, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का तो जिक्र होता ही नहीं है अमूमी तौर पे। तो डायरेक्टर्स ये चाहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ साथ कोई ऐसा डॉक्यूमेंट भी हम शेयर होल्डर को भेजें जिसमें हमारी नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का भी जिक्र हो, जिसमें हमारी नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का भी जिक्र हो। इस पर्पस के लिए फिर एक डॉक्यूमेंट इजाद हुआ जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ पैरेलल प्रिपेयर करके इकट्ठा करके भेजा जाता है शेयर होल्डर्स को। उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्टर रिपोर्ट में ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल इश्यूज का डिस्कस करना मना है, नहीं नहीं, डायरेक्टर रिपोर्ट में फाइनेंशियल इश्यूज भी डिस्कस करते हैं। डायरेक्टर अपनी परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करने के लिए फाइनेंशियल इश्यूज भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ नॉन फाइनेंशियल भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे ड्यूरिंग द ईयर लॉस हुआ, अब डायरेक्टर चाहते हैं कि फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है ये बताएं, तो वो डायरेक्टर्स रिपोर्ट में जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है वो भी बता सकते हैं। अपनी कंपनी का इंटरनल सिस्टम, उसका भी जिक्र कर सकते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सोशल वेलफेयर के कौन कौन से प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, उसका भी जिक्र कर सकते हैं डायरेक्टर रिपोर्ट। तो डायरेक्टर रिपोर्ट का बेसिक पर्पस क्या है कि डायरेक्टर्स कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी शेयर होल्डर्स को बताना चाहते हैं, लेकिन चूंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ फाइनेंशियल फोकस कर रही होती है, तो नॉन फाइनेंशियल के लिए अलग से एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। ये नाम से जाहिर है ये कौन बनाता है? डायरेक्टर्स बनाते हैं। ठीक है। आप सबसे अहम चीज, जैसे वो कंसोलिडेशन वाले क्वेश्चन में बहुत से कंसेप्ट थे, आई क्या पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन सबसे अहम कंसेप्ट क्या था? वो 90 डेज वाला। उसी तरह डायरेक्टर्स रिपोर्ट के अंदर कंसेप्ट और भी हैं, लेकिन सबसे अहम कंसेप्ट क्या वाला कि डायरेक्टर रिपोर्ट में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाती है। यानी ये आपका रटे वाला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, जिसमें सबसे अहम चीज क्या होगी कि बताओ डायरेक्टर रिपोर्ट में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाती है। वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ कंपनी। कुछ इंफॉर्मेशन हर तरह की कंपनी में होती है, कुछ पब्लिक कंपनी हो तो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, और अगर लिस्टेड कंपनी हो तो मजीद एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो हर तरह की कंपनी में होगी। इस कंसेप्ट के अंदर सबसे अहम चीज कौन सी है सीखने वाली कि डायरेक्टर रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन कौन कौन सी, एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो कि हर कंपनी के केस में दिए जाते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो कि पब्लिक कंपनी के केस में एडिशनल है, और कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो लिस्टेड कंपनी के केस में मजीद एडिशनल है। ठीक है, यानी कंसेप्ट 3 हिस्सों में जाएगा: कंटेंट्स फॉर एवरी कंपनी, एडिशनल कंटेंट्स फॉर पब्लिक कंपनी, और एडिशनल कंटेंट्स फॉर लिस्टेड कंपनी। ये सारी डिस्कशन किया, उसके बाद आखिरी सवाल का जवाब दे दे। अगर ओके कर दिया आपने तो फिर मैं आगे चलूंगा। क्या डायरेक्टर रिपोर्ट में सिर्फ नॉन फाइनेंशियल मैटर्स लिखे जाएंगे कि फाइनेंशियल भी लिखे जा सकते हैं और नॉन फाइनेंशियल भी? नॉन फाइनेंशियल तो आएंगे ही आएंगे। हाँ जी, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये लिखा हुआ है कि जी लॉस हुआ है, भाई वो लॉस किस वजह से हुआ, उसकी रीजन, और फ्यूचर में अब क्या एक्सपेक्टेड है।
ये डिटेल इंफॉर्मेशन आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं मिलेगी। भाई बात समझ आ रही है? डायरेक्टर रिपोर्ट किस वजह से इजाद हुई है? तो आपके ख्याल में डायरेक्टर रिपोर्ट एक अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? वो अच्छी चीज, शाबाश। और आपको एक टिप बताता हूं, प्रैक्टिस में जब आप कैफ क्वालिफाई कर लें, अगर आपने बिजनेस को अंडरस्टैंड करना है ना, किसी भी बिजनेस को, तो उसके डायरेक्टर की रिपोर्ट डाउनलोड करें, स्टॉक एक्सचेंज पे जाए, किसी भी सेक्टर जिसको अंडरस्टैंड करना है उस सेक्टर में से 2-3 बड़ी बड़ी कंपनी जो है उनकी डायरेक्टर रिपोर्ट डाउनलोड करें। विजडम, कलेक्टिव विजडम होती है। डायरेक्टर्स छोटे लेवल के लोग नहीं होते, वो आपको पूरे सेक्टर की पूरे साल में क्या समरी है, बिजनेस ने कैसे परफॉर्म किया, कंपनी में क्या क्या चल रहा है, टॉप लेवल की इंफॉर्मेशन जो किसी किताब में आपको नहीं सिखाई जाती, ना मैनेजमेंट में, ना प्रैक्टिकल चल क्या रहा है, आगे क्या चलेगा, डायरेक्टर रिपोर्ट में उसको आदत बना ले, जरूर पढ़े। ठीक है, सोशल मीडिया पे पोस्ट वोस्ट तो पढ़ते ही रहते हैं, घंटा घंटा गुजर जाता है, कुछ समझ नहीं आती क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ना याद ही रहता है। तो वही टाइम में अगर आप किसी एक कंपनी के डायरेक्टर रिपोर्ट पढ़ लेना, आप में ऐसे दानिश्वरी, बिजनेस की दानिश्वरी पैदा होगी, बहुत कमाल की बातें, इंफॉर्मेशन होती है जो किसी किताब में नहीं मिलेगी आपको, प्रैक्टिकल चीजें होती है। ठीक है, लेकिन बहरहाल लाजमी नहीं है। फिलहाल हम ये स्टडी करेंगे कि वो क्या क्या इंफॉर्मेशन ऐसी है जो कि रिक्वायर्ड है, लॉ ने बोला है जरूर लिखो। बाकी डायरेक्टर मजीद भी इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से लिखते हैं, लिख सकते हैं। हाँ शाबाश, डायरेक्टर रिपोर्ट में और एनुअल रिपोर्ट में डिफरेंस क्या है भाई? एनुअल रिपोर्ट जो होती है वो होती है कंप्लीट सेट। एक तो आपने एनुअल रिपोर्ट कभी सुना है? एनुअल रिपोर्ट का लफ्ज़ सुना है कभी? एक चीज में रखिएगा, एनुअल रिपोर्ट अलग चीज है, एनुअल रिटर्न अलग चीज है। एनुअल रिपोर्ट होती है एक, यानी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को जो जो चीज भिजवानी है ना, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भिजवानी है, जैसे ऑडिटर्स रिपोर्ट भिजवानी है, जैसे डायरेक्टर रिपोर्ट भिजवानी है, एक चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट होती है, कुछ और भी इंफॉर्मेशन होती है, सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके बताया शेयर होल्डर को, अलग अलग भिजवाए कि इकट्ठा करके एक ही दफा भिजवाए? जब इकट्ठा करके एक दफा प्रिंट करवाते हैं तो जो कंबाइंड बुक बनती है ना, उसको बोलते हैं एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट इज इक्वल टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्लस डायरेक्टर्स रिपोर्ट प्लस ऑडिटर्स रिपोर्ट प्लस चेयरमैन या और भी कोई इंफॉर्मेशन शेयर, वो सब कलेक्टिव उसको बोलते हैं एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट में हर वो चीज शामिल होती है जो डायरेक्टर ने शेयर होल्डर को भेजनी है। और क्या क्या भेजनी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी एनुअल रिपोर्ट इक्वल टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस ऑडिटर्स रिपोर्ट प्लस डायरेक्टर्स रिपोर्ट प्लस एनी अदर रिपोर्ट। हाँ, प्लस एनी अदर रिपोर्ट जो कि शेयर होल्डर को भिजवानी है। चलिए आइए अब कंसेप्ट स्टडी करते हैं। पहला कंसेप्ट अब आसान है कि भैया वो कौन कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने डायरेक्टर रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है? क्या हर कंपनी ने? नहीं। हर पब्लिक कंपनी, एवरी पब्लिक कंपनी, आर प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, आर प्राइवेट कंपनी विद पेड अप कैपिटल ऑफ 3 मिलियन और मोर देन 3 मिलियन। इनने क्या करना है? किन कंपनी ने? एवरी पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी विद सब्सिडी ऑफ पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी विद पेड अप कैपिटल ऑफ मोर देन 3 मिलियन। इन्होंने क्या करना है? अच्छा, मुझे ये कोई सुनी सुनी सी बात लग रही है, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी और पेड अप कैपिटल 3 मिलियन। ये सुनी सुनी लाची, कहीं हमने पहले पढ़ा ये कंसेप्ट? कहाँ पढ़ा ये कंसेप्ट? स्टैट्यूटरी रिपोर्ट तो नहीं था कि स्टैट्यूटरी रिपोर्ट किसने प्रिपेयर करनी है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, वो भी सबने करनी है। कहीं नहीं पढ़ा हुआ ये? क्या कुछ रिकॉल? और मुझे लग रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा वैसे, लेकिन लग रहा है कि किसी जगह पढ़ा है हमने। वो तो 1 मिलियन वाला था ना, नहीं 3 मिलियन, एग्जैक्टली यही चीज किसी जगह हमने पढ़ी है। एवरी पब्लिक कंपनी आर प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडी ऑफ पब्लिक कंपनी आर प्राइवेट कंपनी विद पेड अप कैपिटल ऑफ मोर, ये हमने पहले नहीं पढ़ी हुई 3 टाइप किसी कंसेप्ट में?
चले नहीं पढ़ी तो अभी पढ़ लेते हैं, वो शायद भी किसी और सब्जेक्ट में पढ़ी होगी। हाँ बी कॉम में। तो कंसेप्ट क्या बना, क्या हर कंपनी ने डायरेक्टर रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है? नहीं, किसने करनी है? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट। एक प्राइवेट कंपनी है, उसका पेड अप कैपिटल है 2 मिलियन, क्या उसने एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर कर, डायरेक्टर रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है? आखिरी चैप्टर, सेकंड लास्ट लेक्चर है आज, और आज तक नहीं आपको समझ आया केस स्टडी को सॉल्व, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना। फिर से, एक प्राइवेट कंपनी है, उसका पेड अप कैपिटल 2 मिलियन है, क्या उसने डायरेक्टर रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है? नो सर। फिर हाँ, अगर वो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी नहीं है फिर नहीं करनी, और अगर वो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है फिर। 3 पॉइंट थे, मैंने 2 बताए, एक को साइलेंट रखा, तो आपको क्या करना चाहिए था? इफ करके आंसर करना चाहिए था, लेकिन अभी तक आप सिर्फ टू द पॉइंट आंसर देते हैं, ऑल पॉसिबिलिटीज कवर नहीं करते। हालांकि लॉ का सेकंड लास्ट लेक्चर है आज, उसके बावजूद ये मर्जी है आपकी, मर्जी है ना आपकी, कंप्लीट आंसर नहीं देते, टू द पॉइंट। कितने दिन? 30 डेज। चलिए हो गया कंसर्ट, नहीं पास होंगे, चाहे सारा याद भी किया होगा नहीं पास होंगे। कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म, उसमें सारी इंफॉर्मेशन, 30 डेज कहाँ से स्टार्ट करना है? अगर कोई एक्सेप्शन है नहीं बताएंगे। वो एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन पूछता है, आसान है, हालांकि वो रूल बना देते हैं, नीचे जो एक्सेप्शन है वो बताते ही नहीं है। हालांकि क्या क्या मैंने आपको बताया हुआ है कि एक्सेप्शंस पार्ट ऑफ कंसेप्ट। क्यों नहीं करते यार? कंप्लीट आंसर कब देना शुरू करेंगे? कब देना शुरू करेंगे? आज से? शाबाश, इंशाल्लाह। चलिए, अच्छा ये किसकी रिस्पांसिबिलिटी है डायरेक्टर्स रिपोर्ट प्रिपेयर? भाई डायरेक्टर की रिस्पांसिबिलिटी होगी, और किसकी होगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच की जाएगी, ताकि फाइनेंशियल के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी पता चले। इसको अप्रूव कौन करेगा? बोर्ड करेगा। साइन कौन करेगा? चीफ एग्जीक्यूटिव एंड 1 डायरेक्टर। 1 डायरेक्टर भाई खा गए, कोई बात नहीं, 1 डायरेक्टर, डन जी। अब सबसे अहम कंसेप्ट तो ये आया, क्या? कंटेंट्स क्या है? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम चीज सुन लें, जो डायरेक्टर रिपोर्ट के कंटेंट्स हैं वो 3 तरह के हैं, आपने ध्यान से ये सुनना है। कुछ वो कंटेंट्स जो हर कंपनी के लिए हैं, चाहे लिस्टेड हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे प्राइवेट, जिसके लिए रिक्वायरमेंट है। हर कंपनी ने कुछ कंटेंट ऐसे हैं, जब आपसे पूछेगा डायरेक्टर रिपोर्ट के कंटेंट बताओ, तो आपने अपने आंसर को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। पार्ट 1 में लिस्ट वो होगी जो हर कंपनी की डायरेक्टर रिपोर्ट में है, वो मैटर। कुछ मैटर वो होंगे जो के पब्लिक कंपनी के केस में एडिशनल है। पब्लिक कंपनी या ऐसी प्राइवेट जो सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, उसके केस में एडिशनल है। और कुछ ऐसे हैं जो कि लिस्टेड कंपनी है, इसमें एडिशनल है। तो अगर फर्ज कीजिए हम इसको देते हैं कंटेंट्स लिस्ट ए, लिस्ट बी और लिस्ट सी, तो बताइए अगर प्राइवेट कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल 5 मिलियन है, कौन सी लिस्ट देनी है? क्या डायरेक्टर बोर्ड बनानी है? बनानी है। कौन सी वाली लिस्ट आएगी? ए, बी, सी या तीनों? ए। और अगर पब्लिक कंपनी होगी तो कौन सी लिस्ट आएगी? बी वाले मार खा गए। ए और बी ये एडिशनल है। अगर पब्लिक कंपनी होगी तो ये तो होगा ही होगा, साथ में ये होगा एडिशनल। अगर लिस्टेड कंपनी होगी तो ए, बी के सी, तीनों। ये हर कंपनी के केस में है, ये एडिशनल है, एडिशनल फॉर पब्लिक कंपनी, और ये है एडिशनल फॉर, चूंकि लिस्टेड कंपनी पब्लिक कंपनी भी होती है तो ये भी आएंगे। तो कौन कौन से कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट है जो हर कंपनी के केस में आएंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। फिर क्या मतलब? क्या
मेजर एक्टिविटीज क्या हुई हैं। अफेयर्स का मतलब मामलात क्या हुए हैं, कंपनी ने अपने मामलात कैसे चलाए हैं, क्या सिचुएशन है बिजनेस की, वो बताएंगे, बिजनेस का व्यू बताएंगे। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी कि जो मेजर बिजनेस से रिलेटेड इश्यूज हैं वो, और बिजनेस का व्यू यानी समझे बिजनेस की समरी बताएंगे कि सर पूरे साल में चला क्या है। अगर कोई डिविडेंड रिकमेंड किया गया है तो डायरेक्टर रिपोर्ट में वो भी बताया जाएगा कि क्या डिविडेंड रिकमेंड किया हमने, क्योंकि अप्रूव होगा कि नहीं होगा वो तो एजीएम में होगी ना। बताइए एजीएम डायरेक्टर रिपोर्ट से पहले होती है कि बाद में? बाद में होगी, क्योंकि वो तो पहले हम भेज देते हैं। तो अगर कोई डिविडेंड रिकमेंड किया तो वो भी आएगा, और अगर प्रॉफिट का जो हिस्सा डिविडेंड के तौर पे दे रहे हैं उसको डिस्क्लोज करेंगे, और प्रॉफिट का जो हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं वो भी डिस्क्लोज करेंगे। इफ एनी, अगर कोई, क्योंकि लाजमी नहीं है कि हर साल डिविडेंड दे, ये भी लाजमी नहीं है कि रिजर्व में ट्रांसफर करें हर साल। हो सकता है अगर लॉस हुआ है तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और बिजनेस व्यू तो होगा, लेकिन रिकमेंडेड डिविडेंड क्योंकि लॉस हुआ है, रिजर्व को भी कोई ट्रांसफर नहीं करना। क्यों? लॉस आए नहीं। डन। ये तो वो एलिमेंट हो गए जो हर कंपनी की डायरेक्टर रिपोर्ट में आएंगे। अब कुछ वो एलिमेंट जो किस कंपनी की रिपोर्ट में आएंगे? पब्लिक कंपनी या ऐसी प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडी ऑफ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के केस में मजीद चीजें क्या आएंगी? अब ये ना सारी चीजें याद करने वाली है, मेरी कोशिश होगी कि सारी आपको एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन कुछ 3-4 आइटम ऐसी लाजमी होंगी जो आपको समझ में नहीं आएंगे, वो आपने याद कर लेना है, क्योंकि वो दूसरे सब्जेक्ट में डिटेल में डिस्कशन होनी है। नेम ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर के नाम लिख देंगे। बिजनेस एक्टिविटीज और परफॉर्मेंस, पूरे साल में क्या कंपनी के नेचर ऑफ एक्टिविटीज क्या है? कंपनी की नेचर ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर है, केमिकल है, क्या है, और पूरे साल में परफॉर्मेंस क्या रही है, इसको थोड़ा डिटेल में बता देंगे। हालांकि यहाँ पे भी हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और बिजनेस व्यू में भी पूरे साल की परफॉर्मेंस का जिक्र किया होगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का मतलब करंटली कैसे मामला चल रहे हैं, और बिजनेस ओवरव्यू क्या है बिजनेस का, लेकिन यहाँ पे बिजनेस डिटेल बिजनेस एक्टिविटी और परफॉर्मेंस का जिक्र होगा। प्रिंसिपल रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, बिजनेस को जो बड़े बड़े रिस्क फेस करना पड़ रहे हैं वो बताएंगे। जैसे जो कोरोना वाला था तो उसमें जो एयरलाइन इंडस्ट्रीज की डायरेक्टर रिपोर्ट थे उसमें खास तौर पे बताते थे कि अगर कोरोना जल्दी खत्म ना हुआ तो रिस्क है कि कंपनी बंद करना पड़ेगी। ठीक है, या फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो उसमें बताते हैं कि सर रिस्क है हमारा, अक्सर स्टॉक जो है ना वो बहुत सा ऑब्सोलीट हो जाता है, मेडिसिन जब नहीं बिकती, एक्सपायरी डेट हो जाती स्टॉक, ये रिस्क है। ठीक है, इन्वेस्टर को क्या रिस्क और अनसर्टेनिटीज के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो प्रॉफिट आ रहा होगा, तो ये बताना जरूरी है कि लाजमी नहीं जो पिछले साल का प्रॉफिट है वो नेक्स्ट ईयर में भी कंटिन्यू हो। ये प्रिंसिपल रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज बताते हैं डायरेक्टर रिपोर्ट में। प्रॉफिट तो आ रहा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, लेकिन उसके जो रिस्क और अनसर्टेनिटीज है डायरेक्टर रिपोर्ट। मटेरियल चेंजेस, अगर कंपनी के बिजनेस में या उसकी होल्डिंग सब्सिडरी के बिजनेस में कोई मटेरियल चेंजेस हैं इस साल में हुई है, यानी कंपनी के बिजनेस में कुछ मटेरियल चेंजेस अगर हुई हैं, कंपनी का बिजनेस मटेरियली कोई, जैसे कोई यूनिट बंद कर दिया हो, कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च की हो कंपनी ने या उसकी किसी सब्सिडरी ने, तो वो बता देंगे कि ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस में मटेरियल चेंज क्या है। यहां पे साथ देख के मुझे बताइए कि क्या जो कंपनी का बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर उसमें सिग्निफिकेंट चेंज आया है, वही बताएंगे कि होल्डिंग सब्सिडरी में अगर कोई चेंज आया है तो वो भी बताएंगे। होल्डिंग सब्सिडरी दोनों है कि सिर्फ सब्सिडरी है? दोनों है। यानी बिजनेस में चेंज सिग्निफिकेंट चेंज क्या हो सकता है? कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर दी या कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू कर दे। तो डायरेक्टर रिपोर्ट में पब्लिक कंपनी के केस में क्या क्या आएगा? नेम ऑफ डायरेक्टर, डिटेल बिजनेस एक्टिविटीज और परफॉर्मेंस, रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, मटेरियल चेंजेस इन द नेचर ऑफ बिजनेस, कंपनी के नेचर ऑफ बिजनेस में चेंज वो भी होल्डिंग सब्सिडी में,
अगर कोई चेंज हुआ है वो भी। इवेंट्स आफ्टर द ईयर एंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ईयर एंड तक की बनती है ना भाई, ऐसा ही है। कैसा पॉसिबल है ईयर एंड के बाद कोई इवेंट हुए हों जो शेयर होल्डर्स के लिए अहम हो, वो डायरेक्टर रिपोर्ट में बता दे। ठीक है, एक एयरलाइन है, ईयर एंड उसका 31 दिसंबर है, 5 जनवरी को फ्लाइट उड़ी और क्रैश कर गई, जिसकी वजह से अब लोगों का उस एयरलाइन पे रिलायंस कम हो गई। अब बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो ये चीज नहीं आएगी ना, क्यों नहीं आएगी? ये अगले साल हुई है, अगले साल हुई है, नॉन फाइनेंशियल अगले साल हुई है। लेकिन क्या शेयर होल्डर्स को बताना जरूरी है? कैसे बताएंगे? डायरेक्टर रिपोर्ट। ये इसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट। सब्सिक्वेंट इवेंट किसको बोलते हैं? कम ईयर एंड के बाद जो मेजर इवेंट होते हैं। आपके ख्याल में क्या सब्सिक्वेंट इवेंट शेयर होल्डर्स को बताने चाहिए? लेकिन मैचिंग कंसेप्ट जो ये कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो 31 नंबर तक बताओ, 1 जनवरी की भी ट्रांजैक्शन ना शामिल करो इसमें। लेकिन अगर 1 जनवरी, 2, 5 जनवरी, 10 जनवरी को कोई ऐसा इवेंट हुआ जो है मैं शेयर होल्डर को बताना चाहिए, बिल्कुल बताए। इवेंट्स आफ्टर ईयर, ऑडिटर्स मॉडिफाइड ओपिनियन और उसमें कमेंट्स। अगर ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हुए ये बोला है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं बनी, मॉडिफाइड का मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं बने, तो डायरेक्टर फिर अपनी रिपोर्ट में कमेंट करते हैं कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। यानी ऑडिटर क्या कह रहा है? थर्ड पार्टी जो एक्सपर्ट है क्या कह रहा है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही नहीं। ऑडिटर ने तो अपनी रिपोर्ट में वही बताना है जो उसका ख्याल है। अब डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू कहां आएगा? क्या ऑडिटर रिपोर्ट में आएगा डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू? नहीं, ऑडिटर रिपोर्ट में ऑडिटर का पॉइंट ऑफ व्यू आता है, डायरेक्टर रिपोर्ट में डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू आता है। अगर ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में ये इल्जाम लगाया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक नहीं है, तो डायरेक्टर का अपनी पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर होल्डर को पता चलना चाहिए कि नहीं? तो वो कहां लिखे? ये है ऑडिटर्स मॉडिफाइड ओपिनियन कमेंट्स। कमेंट्स पानी हुआ है। ओके, हाँ आगे चलते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न का मतलब है कि कंपनी के कितने शेयर किसके पास है, कंपनी के बड़े बड़े शेयर होल्डर कौन है, ये डायरेक्टर रिपोर्ट में लिखा है। शेयर होल्डर पैटर्न का मतलब क्या है? कंपनी के बड़े बड़े शेयर होल्डर कौन है। इसका एक फॉर्मेट होता है जो कमीशन ने दिया हुआ है, उसमें होता है इंडिविजुअल्स कितने हैं, कंपनीज कितनी है, गवर्नमेंट के शेयर कितने हैं, वो एक खास फॉर्मेट होता है, उस पर इंफॉर्मेशन देते हैं। होल्डिंग कंपनी कौन सी है इस कंपनी की? अगर इस कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी है उसका नाम लिखा जाएगा, कंट्री लिखी जाएगी। कंट्री इसलिए कि कहीं इसराइल तो नहीं है, वरना बाकी में तो प्रॉब्लम नहीं होती हमें। अर्निंग पर शेयर कितनी है, अगर ड्यूरिंग ईयर कोई लॉस हुआ उसकी रीजन, और फ्यूचर में प्रॉफिट आउटलुक है कि नहीं, अर्निंग पर शेयर लिखी जाएगी। और अगर अर्निंग पर शेयर पता है क्या होती है कि एक शेयर पे कितना प्रॉफिट है। प्रॉफिट होता है अमाउंट्स में टोटल, एक शेयर पे कितना प्रॉफिट कमाया है उसे बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल होता है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अगर लॉस हुआ तो उसकी रीजन एक्सप्लेनेशन, और फ्यूचर में प्रॉफिट होगा कि नहीं, प्रॉफिट आउट। क्या क्या ख्याल है डायरेक्टर का, वो लिखिए। डेट डिफॉल्ट, अगर कंपनी ने डेट की रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट किया है, टाइम पे कोई लोन रीपे नहीं कर सकी, वो बताएंगे डायरेक्टर रिपोर्ट, उसकी रीजन बताएंगे। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, कंपनी का इंटरनल सिस्टम कैसा है, क्या सेटिस्फैक्टरी है या वो ठीक नहीं है, जहर इसमें डायरेक्टर क्या बोलेंगे कि ठीक ही है सिस्टम। मटेरियल चेंजेस ईयर एंड के बाद, ड्यूरिंग ईयर मटेरियल चेंजेस वो भी बतानी है। अगर ईयर एंड के बाद कोई मटेरियल चेंजेस हुई हैं वो भी बताएं। डायरेक्टर की सीईओ की रिम्यूनरेशन क्या है वो बताएं, ये सेंसिटिव डिस्क्लोजर होता है, ये तो अकाउंटिंग में भी आपको सिखाया जाता है ना, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी बताओ कि डायरेक्टर और सीईओ कितने पैसे ले रहे हैं कंपनी से, डायरेक्टर रिपोर्ट में भी बताया जाता है।
पता चले भाई ये कंपनी को लूट तो नहीं रहे। और इसके अलावा भी अगर कोई SCCP ने इंफॉर्मेशन रिक्वायर की तो वो इंक्लूड की जाती है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन, कंसेप्ट सारा रटे वाला है। आपने जब ये सारी आइटम्स पढ़ ली तो आपको अंदाजा होगा कुछ इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल वाली है और कुछ नॉन फाइनेंशियल, और मेरा ख्याल है ज्यादातर जो है वो नॉन फाइनेंशियल है। तो याद कर लेंगे। आज के वाला लेक्चर जो है वो रिप्रोडक्शन वाले क्वेश्चन के लिए रेलिवेंट है या केस स्टडी के लिए? रिप्रोडक्शन। अगर लिस्टेड कंपनी है तो एक सेक्शन ऐड होता है जिसे कहते हैं बिजनेस रिव्यू सेक्शन। अगर लिस्टेड कंपनी हो तो इसमें एक सेक्शन ऐड होगा जिसे क्या कहते हैं, उसमें फ्यूचर ट्रेंड और परफॉर्मेंस फैक्टर लिखे जाते हैं। फ्यूचर का ट्रेंड क्या होगा, कंपनी का मुस्तकबिल क्या है। हालांकि ये बात इधर भी कहीं लिखी, कहां पे, ये प्रॉफिट आउटलुक। लेकिन लिस्टेड कंपनी के केस में सेक्शन ही एक अलग होगा जिसमें ज्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर को बेसिकली इस चीज से गर्ज है कि पिछले गुजरे हुए साल में प्रॉफिट कमाया है कि लॉस हुआ है। इससे भी गर्ज है क्या, आने वाले साल में क्या होगा, फ्यूचर ट्रेंड भी बताना है लिस्टेड कंपनी। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, कंपनी के ऑपरेशंस का क्या इन्वायरमेंट पे, हमारा जो इन्वायरमेंट है उस पर कोई इंपैक्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं पोल्यूशन का बायस बन रही है कंपनी। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट का मतलब क्या है कि देखेंगे क्या कंपनी के ऑपरेशंस का इन्वायरमेंट में इंपैक्ट। कुछ कंपनीज का पॉजिटिव इंपैक्ट होता है इन्वायरमेंट में, कुछ का नेगेटिव इंपैक्ट होता है, कुछ का न्यूट्रल। 3 एग्जांपल बता रहा हूं। एक कंपनी है जो कि फर्नीचर बना के बेचती है, या कंपनी है जो कि पेपर सेल करती है, जो पेपर होता है प्रिंटिंग पेपर। इसका इन्वायरमेंट पे पॉजिटिव इंपैक्ट होगा नेगेटिव? क्यों भला? दरख्त काटते हैं। एक कंपनी है जो कि जूस बनाती है बेचती है, जैसे नेस्ले फॉर एग्जांपल, जैसे जो है वो शेजान, या और कौन सी कंपनीज है वो, हाँ जी वही स्टारबक्स वगैरह वगैरह कंपनीज जो कि बेसिकली जूस वगैरह बना के बेचते हैं। इनका एनवायरनमेंट में पॉजिटिव इंपैक्ट है नेगेटिव? ये पॉजिटिव है, क्योंकि जूस कहाँ से बनेंगे? फलों से। तो फलों के लिए जंगलात नहीं उगाएंगे, जंगलात नहीं उगाएंगे। नहीं, फ्लेवर होता है लेकिन कुछ ना कुछ जाहिर है वो यार वो कौन सी, मिचल्स जैम जेली बनाते हैं, कहां से आएगा? उनके दरख्त हैं, उनके बागात हैं। शहद बनाती है कंपनी, सेल करती, बनाती नहीं सेल करती है। अब बताइए, जंगलात में शहद की मक्खियां रखनी पड़ेंगी ना, तो कुछ कंपनी का। अच्छा, कॉलेज की एग्जांपल है, कॉलेज का एनवायरनमेंट में क्या इंपैक्ट है? नहीं, न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। बहरहाल छोड़े, एनवायरमेंटल इंपैक्ट समझ आ गया कि आपने बताना, अगर लिस्टेड कंपनी है तो बताना है आपके एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या है। CSR एक्टिविटी, CSR कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब बताना है आपने कोई नेकी का काम किया है कंपनी ने। CSR का मतलब क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई सोशल वर्क किया है, कोई एम्प्लॉइज के लिए कोई स्कूल ओपन किया हो, कोई हॉस्पिटल, कोई जलजला ज़दगान की इमदाद की हो, कोई फ्री मेडिकल फैसिलिटीज एम्प्लॉय को प्रोवाइड करते हो, नहीं तो फिर नहीं से। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, अच्छा हालांकि इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स इधर भी है लेकिन यहां पे ज्यादा डिटेल। कंपनी का इंटरनल सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल क्या कहते हैं? कंपनी का इंटरनल सिस्टम कि कंपनी कैसे रन, एसओपीज। तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सारे नहीं लिखे जाएंगे, याद रखें, पूरे एसओपीज तो हजारों सफ़े पे होते हैं। सिर्फ ये बताया जाएगा कि कंपनी के इंटरनल फाइनेंशियल डायरेक्टर के ख्याल में सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं, और डायरेक्टर कहते हैं सर ये हमारी जिम्मेदारी है कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करना। अगर कोई डिविडेंड पे नहीं किया, अगर रिकमेंड किया है तो वो अलग सेक्शन में आएगा, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो लेकिन डिविडेंड अनाउंस नहीं किया तो रीजन, हाँ जी, तो रीजन बताया जाएगा कि डिविडेंड क्यों नहीं कंपनी ने, प्रॉफिट हुआ है तो क्यों नहीं अनाउंस किया। भाई ये बात समझ, इसमें सबसे अहम 2 चीजें अहम है, 2 चीजें याद रखनी है। पहली चीज रटे वाला कंसेप्ट है, दूसरी चीज
कंटेंट्स टाइप ऑफ कंपनी पे डिपेंड करते हैं। किसी टाइप ऑफ कंपनी में सिर्फ ए लिस्ट आती है, किसी टाइप ऑफ कंपनी में बी आती है, किसी में एग्जाम में ध्यान से देख लेना है कि कौन सी टाइप ऑफ कंपनी है। क्या करना है, ध्यान से देखो, उसके मुताबिक जवाब दें। और फिर आखिरी कंसेप्ट छोटा सा, क्या भाई एससीसीपी अगर कहता है डायरेक्टर रिपोर्ट के अलावा कोई और स्टेटमेंट भी इंक्लूड करो, शेयर होल्डर को भिजवाओ, तो क्या वो भी इंक्लूड करेंगे? यही कंसेप्ट है। ये क्या कंसेप्ट है? स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस क्या कंसेप्ट है कि अगर एससीसीपी ने कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपनी, जैसे एससीसीपी कहता है कि भैया ऐसा करो, सिर्फ टेक्सटाइल कंपनी ने ये एक मजीद रिपोर्ट भी बनानी है, जो भी स्टेटमेंट कह दी, जो भी, क्या उस कंपनी ने वो बनानी है स्टेटमेंट? ये है कि स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस क्या है। अगर एससीसीपी ने कुछ टाइप ऑफ कंपनीज को बोला कि भैया आप ये स्टेटमेंट लिख के दें कि आपने लॉज को कंप्लाई किया है, तो वो कंपनी क्या करेगी? वो बताएगी। इसके एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको बात समझ आएगी। एक होता है कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब है कंपनी चलाने की बेस्ट प्रैक्टिसेस, इंटरनेशनली भी है और पाकिस्तान ने भी अडॉप्ट की है। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गुड गवर्नेंस, सुना ना? गुड गवर्नेंस का अच्छा निजाम। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है कि कंपनी को चलाने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस, रूल्स एंड रेगुलेशन। एससीसीपी ने ये बोला हुआ है, पाकिस्तान में ये एप्लीकेबल है कि एससीसीपी ने कहा है जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ लिखेंगी स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। वो बताएंगी कि क्या कंपनी चलाने में उन्होंने कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट को पूरा किया है कि नहीं। थोड़ी सी टेक्निकल एग्जांपल है लेकिन मेरा समझ आ रही होगी आपको। ये एडिशनल है। क्या अब लिस्टेड कंपनीज को, सिर्फ अनलिस्टेड को नहीं, लिस्टेड कंपनीज को अपनी एनुअल रिपोर्ट के अंदर जहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजेंगे, जहां पे डायरेक्टर रिपोर्ट भेजेंगे, जहां पे ऑडिटर रिपोर्ट भेजेंगे, ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस विद कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये भी शेयर होल्डर को भेजनी चाहिए कि नहीं भेजनी चाहिए? क्यों भला, क्यों, किसने बोला हुआ है? एससीसीपी ने। क्या एससीसीपी ने सारी कंपनीज को बोला हुआ है? नहीं बोला। किसको बोला हुआ है? और कंप्लाई किस लॉ के साथ करना है? कोड ऑफ कॉर्पोरेट। किसके साथ? ये नाम याद कर ले, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस सीफैप में काम आ जाएगा आपके। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कोड का मतलब समझे रूल्स, कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी, गवर्नेंस का मतलब गुड गवर्नेंस, कि कंपनी को अच्छे तरीके से चलाने के असूल क्या है। जो भी असूल है वो पूरे किसने करने हैं? कंपनी ने। और फिर स्टेटमेंट लिख के देगी, हाँ हमने, ठीक है। जिसमें एक छोटी सी बात बता लेता हूं, वो कहते हैं आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में लिस्टेड कंपनी के केस में कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लाजमी होने चाहिए। एक ये रूल है। एक ये रूल है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 3 महीने में एक दफा लाजमी होगी। और भी कुछ रूल्स हैं जो आप सीफैप पे पढ़ेंगे। 12 स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस का मतलब समझ आ गया। इसकी एग्जांपल मैंने आपको क्या दी? कंप्लायंस विद कौन से लॉ की एग्जांपल दी? उसने नहीं एग्जांपल नहीं दी, उसने जनरल रूल बताया। कल को कोई और नई चीज की कंप्लायंस लॉ की कहता है वो भी कर देंगे। डन जी। आज का कंसेप्ट समझ आ गया आपको? डायरेक्टर रिपोर्ट है क्या, लेकिन इसकी टेस्टिंग कैसे होगी? रटे वाले क्वेश्चन में। याद कर लेंगे रटे वाला क्वेश्चन। चलिए आज का लेक्चर यहां पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।